लाल किले का ये प्राचीर, ये भव्य सुंदरता आज उन स्वतंत्रता सेनानियों को भी नमन कर रहा है जिन्होंने देश के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया। प्रधानमंत्री का काफिला अब यहां से निकल रहा है और इसी के साथ समापन स्वतंत्रता दिवस समारोह 2022 का। जल्दी से आपके साथ प्रभु जी शुरुआत करते हुए सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री के भाषण में आपको क्या लगी प्रभु जी? 1 घंटा 20 मिनट का भाषण उनका हुआ, मैंने सुना बड़ी प्यार से। पहली बार मैंने 70 साल की जिंदगी में जब से भाषण सुनता आ रहा हूँ तो पहली बार लगा कि प्रधानमंत्री देश को कह रहे हैं कि राष्ट्रभक्त बनिए, राष्ट्रवादी रहिए, गर्व से कहो कि मैं भारतीय हूँ। इसका एक ही बात निकलता है इसके अंदर जाकर के, जिन्होंने शुरू से कहा कि नागरिकों को अपने कर्तव्य करते पड़े, परंतु उनका मूल यही है कि भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। पहले हमारे लोगों को गर्व नहीं होता था, अब लगता है कि भारत सारे विश्व को एक दिशा दिखा रहा है, उनको दर्शन दे रहा है। ये इस तरह का नारा लगा करके उन्होंने कहा कि अपने आप को आप गुलामी से बाहर निकलिए। ये शब्द पहली बार प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 9 साल के बाद आप उनको सुन रहा हूँ। और सबसे आखिर में जो कंक्लूड किया है, मुझे लगता है 2014 से पहले जो उन्होंने नारा लगाया था भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार, 2024 का भी नारा वही लगता है। भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार जो 10 साल पहले उन्होंने नारा शुरू किया था, जो उनका काम अभी तो वो समझते हैं कि समाप्त नहीं हुआ है, कि मेरे को इस देश में भाई भतीजावाद हटाना है, भ्रष्टाचार हटाना है और भारतीयों को अपने ऊपर भारतीय होने का गर्व करना चाहिए। हिंदुस्तान सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उन्हें सारी अपनी गिना दिया कि हमने क्या किया। डिजिटल इंडिया बनाया, हमने मेडिसिन लोगों को दी, हमने योगा लोगों को दिया और आज का जो भारतवर्ष है वो विश्व को एक दृष्टि दिखा रहा है, एक रास्ता दिखा रहा है। मेरे को लगता है इससे अच्छा कोई भाषण पहले सुना नहीं है, जहां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने ना तो टेररिज्म की बात की, ना किसी आर्थिक व्यवस्था की बात की, ना विदेश नीति की बात की। अगर 40 भाषण उठाएंगे आप, उसमें देखेंगे हर साल पाकिस्तान के बारे में भी जिक्र होता था, हर चीज़ों के बारे में जिक्र होता था। पिछली बार उन्होंने काफ़ी आर्थिक चीज़ों के बारे में बात की थी। उस तरह की इस बार मोदी जी नारे जो हैं, नया कार्यक्रम देने के बजाय उन्होंने एक काम दिया है, कर्तव्य करिए अपना, आप अपने आप को भारतीय समझिए। हाँ, और दोनों इशू से, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, भाई भतीजावाद हो, अग्निहोत्री जी उन्होंने ये कहा है कि देशवासियों को ये समझना होगा कि राजनीतिक रूप से महिमा मंडन ऐसे लोगों का होता है। मुझे लगता है बिहार की तरफ उनका इशारा था, नाम नहीं लिया उन्होंने किसी का भी। आलोक जी भी एक जो बात की ना, किसी के पास घर नहीं है और किसी के पास पैसा रखने के लिए जगह नहीं है, वो वेस्ट बंगाल की तरफ नजारा, वो पश्चिम बंगाल की तरफ था, सीधा नजारा था, सीधा पार्थ चैटर्जी पर पहुंच गए, ममता बनर्जी पर पहुंच गए, अर्पिता मुखर्जी पर पहुंच गए। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि राजनीति में ऐसे लोगों का महिमा मंडन हो रहा है जो कन्विक्ट है भ्रष्टाचार के मामलों में, दोषी पाए गए हैं, तो उनका उस तरफ भी इशारा था। आलोक जी ज्यादा बोलेंगे कि ईडी अपना काम जारी रखेगा, क्या ये सीधा संदेश पीएम ने आज इस मंच से दिया? नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो आखिर में जो कहा ना कि देश की जनता का आशीर्वाद मांगा भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए, उन्होंने भी कहा कोई कितना भी बड़ा हो वो बचेगा नहीं। तो इसका मतलब इशारा जो है उनका राजनीतिक रूप से बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई किसी भी कितने बड़े पद पर हो, किसी बड़े राजनीतिक दल से संबंधित हो, कहीं से भी संबंधित हो, अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये उन्होंने स्पष्ट किया है। और मुझे लगता है कि 2-3 चीजें, उनका भाषण जो है, जो जैसा प्रभु जी ने कहा कि एक आकांक्षाएं जगाने वाला था। आगे 25 साल का उन्होंने एक तरह से एजेंडा तय किया कि 5 प्रण जो उन्होंने बताए कि हमको भारत को कहां ले जाना है। और उसके साथ साथ एक तरफ तो उन्होंने भविष्य के भारत की संकल्पना लोगों के सामने रखी और दूसरी तरफ 2024 का जो नैरेटिव है वो भी उन्होंने सेट कर दिया। 2024 के तो आज एक तरह से उन्होंने अपना पूरा एजेंडा भ्रष्टाचार, परिवारवाद के खिलाफ जो सरकार का रहेगा, बीजेपी का रहेगा, उसको आज लाल किले के प्राचीर से उन्होंने कह दिया है। इससे पहले कि सुधांशु त्रिवेदी जी और आलोक जी से हम राजनीतिक बहस इस पर करें, आपको सुना देते हैं आज प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए विपक्ष पर कैसे सीधा हमला बोला। भारत जैसे लोकतंत्र में जहां लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जब ये तरफ से देखते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी पर वो तरफ लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। ये स्थिति अच्छी नहीं है और इसलिए हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है। पिछले 8 वर्षों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा, आधार,
मोबाइल, इन सारे आधुनिक व्यवस्थाओं का उपयोग करते हुए 2 लाख करोड़ रुपए जो गलत हाथों में जाते थे, उसको बचा करके देश की भलाई के लिए काम लगाने में हम सफल हुए हैं। जो लोग पिछली सरकारों में बैंकों को लूट लूट करके भाग गए, उनकी संपत्तियां जब्त कर करके वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कईयों को जेलों में जीने के लिए मजबूर करके रखा हुआ है। हमारी कोशिश है जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़े, वो स्थिति हम पैदा करेंगे। भाइयों बहनों, अब भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं साफ देख रहा हूं कि हम एक निर्णायक कालखंड में कदम रख रहे हैं। बड़े बड़े चमरबंदी भी बच नहीं पाएंगे। इस मिजाज के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक कालखंड में अब हिंदुस्तान कदम रख रहा है। और मैं लाल किले की प्राचीर से बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, लड़ाई को तेज करना है, निर्णायक मोड़ पे लेकर के ही जाना है। तब मेरे 130 करोड़ देशवासी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मेरा साथ दीजिए। मैं आज आपसे साथ मांगने आया, आपका सहयोग मांगने आया हूं, ताकि मैं इस लड़ाई को लड़ पाऊं, इस लड़ाई को देश जीत पाए और सामान्य नागरिक की जिंदगी भ्रष्टाचार ने तबाह करके रखी हुई है। मैं मेरे इन सामान्य नागरिक की जिंदगी को फिर से शान बान शान के लिए जीने के लिए रास्ता बनाना चाहता हूं। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, ये चिंता का विषय है कि आज देश में भ्रष्टाचार के प्रति नफरत तो दिखती है, व्यक्त भी होती है, लेकिन कभी कभी भ्रष्टाचारियों के प्रति उदारता बरती जाती है। किसी भी देश में ये शोभा नहीं देगा। और कई लोग तो इतनी बेशर्मी तक चले जाते हैं कि कोर्ट में सजा हो चुकी हो, भ्रष्टाचारी सिद्ध हो चुका हो, जेल जाना तय हो चुका हो, जेल गुजार रहे हो, उसके बावजूद भी उनका महिमा मंडन करने में लगे रहते हैं, उनकी शान शौकत में लगे रहते हैं, उनकी प्रतिष्ठा बनाने में लगे रहते हैं। अगर जब तक समाज में गंदगी के प्रति नफरत नहीं होती है, स्वच्छता की चेतना जगती नहीं है। जब तक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के प्रति नफरत का भाव पैदा नहीं होता है, सामाजिक रूप से उसको नीचा देखने के लिए मजबूर नहीं करते, तब तक एक मानसिकता खत्म होने वाली नहीं है। और इसलिए भ्रष्टाचार के प्रति भी और भ्रष्टाचारियों के प्रति भी हमें बहुत जागरूक होने की जरूरत है। भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में जागरूकता होनी चाहिए, इस बात का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है जिन्होंने देश को लूटा है उन्हें देश को लौटाना पड़ेगा। यानी अभी तक जितने भी मामले, और बार बार विपक्ष कहता है कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल सरकार करती है विपक्ष के खिलाफ, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन्होंने देश का पैसा लूटा है उनके घर में जगह नहीं है पैसा रखने को। जाहिर तौर पर चाहे वो टीएमसी के पार्थ चैटर्जी हो जिनका जिक्र वो कर रहे हैं, या फिर भ्रष्टाचार के मामलों में कन्विक्टेड अगर केस आप देखें तो बिहार में लालू प्रसाद यादव को लेकर वो जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में लोगों को खुलकर बोलना पड़ेगा और सामाजिक रूप से अगर उनका महिमा मंडन राजनीतिक रूप से होता है तो समाज को इसके खिलाफ बोलना होगा। कई बातों का जिक्र करते हुए जिन्होंने देश को लूटा है आलोक जी, उन्हें देश को लौटाना होगा। इस पर मैं आपसे कमेंट लूंगी, लेकिन उससे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, सांसद जी, प्रधानमंत्री ने ऐसा लग रहा है कि 2024 का जो अपना एजेंडा है आज उन्होंने 75वीं वर्षगांठ पर लाल किले से रख दिया है। क्या मैं सही हूं? चाहे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, परिवारवाद के खिलाफ। देखिए, मैं आपकी बात में थोड़ा संशोधन करते हुए कहूंगा, प्रधानमंत्री जी ने 2024 नहीं 2047 तक का इस देश का एजेंडा रखा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अमृत काल की प्रभात बेला है। तो अमृत महोत्सव में हम जिस कालखंड में प्रवेश करें हैं उसमें 2047 तक जब हम शताब्दी मनाएंगे तब क्या होगा, यह हमारा विचार है। और ये भी दर्शाता है कि हम
एक ऐसे राजनीतिक दल नहीं जो केवल राजनीतिक दल है। बहुत से दल 5 साल 10 साल आगे की सोचते हैं, हम वो दल हैं जो 5000 साल पीछे की भी सोचते हैं और 500 साल आगे की भी सोचते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक का एक भविष्य रखा, उसके लिए 5 प्रण भी बोले। हाँ, परंतु वो जो 5 प्रण हैं उनको प्राप्त करने में जो बाधाएं हैं, देश के अंदर जो अपरिमित क्षमता है युवाओं में, यदि हम सबसे युवा देश हैं, उसके अंदर जो टैलेंट है, उसके उभर के आने में जो सबसे बड़ी समस्या, वो 2 समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार और परिवारवाद। उसकी तरफ उन्होंने इंगित किया है कि यदि हमें 2047 तक वो प्राप्त करना है तो इस मानसिकता से निकलना पड़ेगा। और देखिए दोनों आपस में कैसे गुथे हुए हैं। कभी कभी जैसे उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारी का महिमा मंडन होने लगता है। महिमा मंडन तो चलिए एक बात है, उस महिमा मंडन का देश की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है कि अमुक व्यक्ति यदि मेरा है, मेरे परिवार का है, मेरे समुदाय का, तो भ्रष्टाचार करे तो भी ठीक है, अपराध करे तो भी ठीक है। ये जो मानसिकता रही उसने सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न की इन दुर्गुणों से देश को बचाने में। इसलिए उन्होंने बहुत साफ साफ कहा कि भ्रष्टाचार से ही नहीं, जब तक उन लोगों को सामाजिक अवमानना, सामाजिक अपमान का अनुभव नहीं होगा, तब तक इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। तो मैं ये मानता हूं ये 2024 का एजेंडा नहीं, ये 2047 में भारत को महानता के साथ विश्व में स्थापित करने के लिए एक आधारभूत आवश्यकता है। 2014 में जो आपके गले की फांस बना आलोक जी, 2024 में फिर प्रधानमंत्री उसी तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने आज भ्रष्टाचार के खिलाफ सीधा कहा है, जिन्होंने देश को लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा। वो देश को याद दिलाते रहेंगे कि भ्रष्टाचारी कौन, किससे आपको निजात चाहिए। जना जी, सबसे पहले तो तमाम देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और उन शहीदों को नमन जिन्होंने अपनी जान की आहुति देकर आज देश को आज़ाद कराकर और यहाँ तक हमें आज यहाँ पर बैठकर बात करने का मौका दिया। अब बात आते हैं मोदी साहब की। मोदी साहब आज भी प्रधानमंत्री के रूप में न होकर प्रचार मंत्री के रूप में ही दिखाई दिए, बड़ा दुर्भाग्य। अभी तक 8 साल से 2022 के जो तमाम सपने थे देश उनमें जी रहा था। 2022 में सबको घर मिल जाएगा, 2022 में किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी और पता नहीं कौन कौन से सपने थे। अब 25 साल सपने देख लीजिए बैठकर। ना विदेश नीति पर बात है, ना महंगाई पर बात है, ना बेरोजगारी पर बात है। आज भी प्रचार मंत्री ही रहे। अब आते हैं भ्रष्टाचार पर। मोदी साहब, भ्रष्टाचार पे 8 साल से अगर आपकी संस्थाएं प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर रही हैं तो आपकी सरकार पकौड़े तल रही थी क्या? 2014 के अंदर जितने आरोप लगाए थे उनमें से एक भी आपकी सरकार सिद्ध क्यों नहीं कर पाई? आज आप कह रहे हैं गुलामी से मुक्त होगा। अरे भाई, गुलामी से मुक्त होने के लिए सबसे पहले संवैधानिक संस्थाओं को मुक्ति दीजिए। पुराने आरोप एक नहीं हुए। आज देखिए, बताइए कि कह रहे हैं कि बेशर्मी है। अरे जितने भ्रष्टाचारी होते हैं दूसरे पार्टियों के, सारे बेशर्मी के साथ बीजेपी अपने यहां पर घर में ज्वाइन करा लेती है। उनके सबके ईडी के नोटिस बंद, आईटी के नोटिस बंद। मोदी साहब, कुछ तो सोचिए। आप तो भ्रष्टाचारियों में उदारता इतनी दिखाते हैं कि आप उनको बीजेपी ज्वाइन करा लेते हैं, महिमा मंडन करते हैं, उनको मंत्री पद दे देते हैं, उनको सामाजिक रूप से उनके बहिष्कार की बात करते हैं और बीजेपी ज्वाइन करा लेते हैं आप उनको। जिस देश के अंदर लाखों करोड़ रुपए की आपके शासनकाल में ड्रग्स पकड़ी जाती है, आप भ्रष्टाचार की बात करेंगे? 32,000 करोड़ का अभी बैंकिंग घोटाला गुजरात से पकड़ा गया, एक आदमी जेल में नहीं है। आप केवल और केवल संवैधानिक संस्थाओं का, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। और लाल किले की प्राचीर से भी आपने वही इशारा किया है। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। आप बोलिए ना, 100 स्मार्ट सिटी में से कौन कौन सी बनी है? बुलेट ट्रेन के लिए आपने आज ही के दिन का वादा किया था कि 2022 में बुलेट ट्रेन का तोहफा मिलेगा। ये श्रीनगर की तस्वीरें, एक सेकंड आपको टोक रही हूँ। श्रीनगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। मुझे लगता है ये लाल चौक की तस्वीरें हैं, लाल चौक की ही तस्वीरें हैं। और देखिए वहां पर तिरंगा लहराते हुए आपको लोग दिख रहे हैं, अपनी बात कहते हुए दिख रहे हैं। ये तस्वीरें हैं श्रीनगर के लाल चौक की। कुछ बोलो आप। अगर हमारे सहयोगी भी वहां से मिले तो वहां की तस्वीर और वहां का नजारा हम अपने दर्शकों को बताएंगे। ये देखिए, तिरंगा आसमान में लहराता हुआ, लोगों में एक जोश भरता हुआ। कश्मीर को भी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर अनुच्छेद 370 को लद्दाख में के हिस्से में जो बच्चे बैठे थे वहां भी पीएम अलग से गए। इस पर जल्दी से सुधांशु जी एक कमेंट आपसे। और ये भ्रष्टाचार के पास में ये लोग, जो विपक्ष का बार बार कहना, वो कहते हैं कि कोई भी निर्णायक रूप से कोई मामला आप लोग ले नहीं जाते हैं, बस उसको धीरे धीरे धीमी आंच पे सुलगाते रहते हैं विपक्ष के खिलाफ, जो आप 24 तक करते रहेंगे। देखिए, लाल चौक का नजारा पहले तो मैं लाल चौक पर प्रतिक्रिया देना चाहूंगा।
देखिए, देख के कितने गर्व की अनुभूति होती है। मुझे लगता है वह भारत की एकता और अखंडता का वह एजेंडा जो अधूरा रह गया था, वह आज पूर्ण हुआ है। ये वही लाल चौक है जहां 1988 से 1998 तक 10 साल 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन राज्यपाल भी झंडा फहराने की हैसियत नहीं रखता था, और हम उस समय भी जाकर खड़े थे। याद करिए 1992 में जब हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष इसी लाल चौक पर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी तिरंगा यात्रा लेके गए थे, और उस समय उस यात्रा के संयोजक युवा नेता के रूप में वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यानी राज्यपाल छोड़िए, कोई नहीं झंडा फहरा सकता था। यही वो जगह है जहां के लिए लोगों ने कहा था तिरंगे को कोई कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। तो मेरे विचार से उन सारी चीजों के लिए राष्ट्र की संवेद शक्ति ने, मैं भाजपा के लिए नहीं कह रहा हूं, राष्ट्र की संवेद शक्ति ने आज उसका उत्तर दिया है कि तिरंगे को कंधा देने वालों को, चुनौती देने वालों को यह पिक्चर, यह दृश्य चुनौती दे रहा है। अब मैं भ्रष्टाचार के ऊपर आता हूं। देखिए, जब न्यायिक प्रक्रिया की बात होती है तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की प्रधानमंत्री आवास में हत्या हुई थी। इसके बाद तो कहीं कोई समस्या नहीं रह जाती है। कितने महीने में हो गई थी सजा? 10 साल लगे थे कि नहीं? इससे ज्यादा तो कोई सबूत की गुंजाइश नहीं कि सीधे सबके सामने हत्या, प्रधानमंत्री आवास के अंदर हत्या। उसके बाद एक प्रक्रिया है, और जब यह कहा जाता है कि आरोप लगे और अभी तक इसमें सजा नहीं हुई, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या आरोप सिर्फ हमारी सरकार के समय में लगे? जब हम सत्ता में नहीं थे, ये सत्ता में थे, तो हमारे नेता आरोपों घेरे में थे? या ये 2G में आरोप हमारे ऊपर था कि इन पे कोर्ट से कार्रवाई चल रही थी? कॉमनवेल्थ में आरोप किसके ऊपर था? ये बताइए। कोयला घोटाले में आरोप किसके ऊपर था? कोयला घोटाला ही तो वो प्रकरण है जिसमें कहा था। और छोड़िए, नरसिम्हा राव के जमाने में सैकड़ों घोटालों का आरोप इनके ऊपर। नरसिम्हा राव को बतौर प्रधानमंत्री कोर्ट में खड़ा होना पड़ा। राजीव गांधी जी के जमाने में बोफोर्स का आरोप इनके ऊपर। जनाब, प्रॉब्लम यह है कि राजनीति इस समय नहीं करनी चाहिए। आप सत्ता में हो या विपक्ष, सदा सर्वदा भ्रष्टाचार के घेरे में आप रहते हैं। परंतु जब आप ये कहते हैं अभी तक सजा नहीं हुई, तो इसे शब्दशः न लिया जाए, पर यह हिंदी की उस कहावत को आप चरितार्थ करते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कि अभी तक मेरे को सजा क्यों नहीं करवा पाए। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ईमानदारी से बात करिए। आज तक के भारत के इतिहास में मंत्रियों नहीं, प्रधानमंत्री यदि आए हैं संदेह, इतने वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, विनोद अग्निहोत्री जी और प्रभु चावला जी, पहली बार संदेह का घेरा कब आया था? नागरावाला केस में इंदिरा जी के ऊपर, परंतु वो अस्पष्ट था। फिर प्रत्यक्ष संदेह का घेरा आया बोफोर्स केस में राजीव जी के ऊपर। फिर नरसिम्हा राव जी के जमाने में तो सीधे सीधे उनको कोर्ट में खड़ा होना पड़ा हटने के बाद। फिर मनमोहन सिंह जी के जमाने में तो पीएमओ को लेकर ही वो आया था, सीबीआई जो है वो तोता है। तो आपके यहां तो सीधे प्रधानमंत्री लोग रहे और आपके सत्ता काल में रहे, इसलिए यहां अनर्गल आरोप लगाना उचित नहीं। मैं उत्तर देता हूं। ठीक है, इसका जवाब आलोक जी दे दीजिए। फिर मुझे लगता है 2G में क्या हुआ देश जानना चाहता है। ये जांच कहां तक पहुंची है अभी? वो जज कह गए कि 1 साल तक मैं बैठा रहा और मुझे कोई सबूत नहीं मिला। अब 5G का समय आ गया है। 5G के ऊपर जांच जिस दिन शुरू होगी उस दिन पता चलेगा। दूसरी चीज, कोलगेट में जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया उसके बाद से कितने कोलगेट के अंदर लोग अंदर चले गए जरा बता दीजिए। कॉमनवेल्थ में आज कौन कौन अंदर है जरा वो भी बता दीजिए। बोफोर्स में अरुण जेटली जी ने कहा कि अपील में भी नहीं जाएंगे, इसमें कुछ नहीं हुआ था। इसलिए अनर्गल बयान देना बंद करें। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी 10-10 साल तक चलती है, उसके बाद भी आप कहते हैं कि हम निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया, जिस देश के अंदर एक पोर्ट पर, एक ही पोर्ट पर साल में 10-10 बार और लाखों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाए, उसके बाद भी एक आदमी जेल के अंदर ना जाकर उसकी भी जांच ना हो, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी चीज, अभी मोदी साहब ने कई चीजें कही। उन्होंने जुमलों की जो बरसात पहले की थी, आज शुक्र है कि वो 100 लाख करोड़, 110 लाख करोड़, 120 लाख करोड़, आज देश की जनता को कम से कम उनसे उम्मीद नहीं, ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा वो करेंगे, निजात मिली। एस्पिरेशंस की बात की है मोदी साहब ने। 50 साल की बेरोजगारी दर हाईएस्ट है और एस्पिरेशंस है। एस्पिरेशंस केवल हम दो और हमारे दो के पूरे हो रहे हैं। किसानों की बात क्यों नहीं करते मोदी जी? आपने तो कहा था 2022 में किसानों की आमदनी डबल हो जाएगी। 32 रुपया पर किसान से लेकर घटकर 27 रुपए पर आ गया। मोदी जी उस पर भी बोलिए। आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं, 60,000 एमएसएमई बंद हो गई। आज देखिए किस तरह से मात्र 1 जून के महीने में 1.4 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया। जय अनुसंधान की बात कर रहे हैं मोदी साहब। अनुसंधान में डीआरडीओ और तमाम जितनी अनुसंधान की
जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, अनुसंधान का, रिसर्च का पैसा उसके अंदर घट गया। यूजीसी से लेकर डीआरडीओ से लेकर और कहीं तक आप चेक कर लीजिए। ठीक है। इसरो के अंदर भी जिस तरह से अनुसंधान का पैसा कम हुआ। मोदी साहब, चीन 9 जगह हमारे यहां पर देश में घुसकर बैठा हुआ है। आप चीन का नाम लेने तक से डरते हैं। केवल लोगों को जुमलों में मत घुमाइए। आप आज चीन पर चर्चा चाहते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं, विदेश नीति पर क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? ठीक है, क्यों नहीं होनी चाहिए? देश के प्रधानमंत्री, अभी विदेश मंत्री का 2 दिन पहले बयान आया है कि वहां पर अलार्मिंग सिचुएशन है। यहाँ पर आप नहीं, आप केवल और केवल अब 2027 में ये होगा। 2027 तक आप जीते रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 5 प्रण मांगे, उसके बाद सुधांशु जी जवाब दीजिए। 5 प्रण 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा। जब मैं पंच प्राण की बात करता हूं तो पहला प्राण, अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा। बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। बड़ा संकल्प। दूसरा प्राण है किसी भी कोने में, हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। अब 100% सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है। हमें गुलामी की छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। हमारी विरासत के प्रति, क्योंकि यही विरासत है जिसने कभी भारत को स्वर्णिम काल दिया था, और यही विरासत है जो समय को अनुकूल परिवर्तन करने की आदत रखती है। चौथा प्राण, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और वो है एकता और एकजुटता। 130 करोड़ देशवासियों में एकता, न कोई अपना न कोई पराया। एकता की ताकत एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों के लिए हमारा चौथा प्राण है। और पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य। नागरिकों का कर्तव्य जिसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होता है, मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होता है, वो भी नागरिक है। नागरिकों का कर्तव्य, यह हमारे आने वाली 25 साल के सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी प्राण शक्ति है। तो 5 प्रण हमेशा देशवासियों से भी प्रधानमंत्री अक्सर किसी भी मुद्दे पर वो कहते हैं कि आपकी भी मदद की जरूरत है, तो हर नागरिक को भी अपना योगदान देना है। आज उन्होंने खास तौर पर भ्रष्टाचारियों को कैसे हम अलग थलग करें, उनका महिमा मंडन ना हो, ये जनता से कहा कि आप सुनिश्चित कीजिए। इस पर जल्दी से एक कमेंट विवेक जी आपके साथ शुरू करते हुए, क्या पीएम ने 2014 में जिस तरह से विपक्ष को भ्रष्टाचार पर कांग्रेस को घेरा था, क्या उसी तरह का की एक जमीन तैयार आज हुई है लाल किले से? देखिए, भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जो थोड़ा कांग्रेस को परेशान करता है, क्योंकि देश में सबसे लंबा समय तक कांग्रेस का शासन रहा है। तो नागरवाला से लेकर के और वो फोर्स तक और 2G तक सुधांशु जी ले आते हैं आलोक जी को घेरने के लिए, तो इसलिए कांग्रेस के लिए एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा, विपक्ष के जो तमाम सारे दल हैं जो आज भाजपा के साथ नहीं है, उनमें कईयों पर आरोप है, जैसे लालू जी पर चारा घोटाले का आरोप है,
अब पश्चिम बंगाल में छापे पड़ रहे हैं तो वहाँ पार्थ उनके यहाँ जो है नोट पकड़े जा रहे हैं कहीं। तो ये एक मुद्दा ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुफीद मुद्दा है। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक तरफ नौजवानों को और देश के लोगों को 2047 तक का एक सपना दिखाया, एक भारत का की संकल्पना की, लेकिन पार्टी के लिए उन्होंने 2024 का एजेंडा सेट कर दिया कि भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार, इन दो मुद्दों पर हमको राजनीतिक लड़ाई लड़नी है। और जिस तरह उन्होंने आखिर में जनता से आशीर्वाद मांगा और कहा कि हम जो है किसी को नहीं छोड़ेंगे, कोई नहीं बचेगा जो भ्रष्टाचार में जिन्होंने देश को लूटा है उन्हें लौटाना होगा। ये इशारा जो है राजनीतिक दलों को समझना चाहिए। कांग्रेस से लेकर क्षेत्रीय दलों सब तक निशाना उनका पहुंच गया प्रभु जी। नहीं, वो बात ठीक है। मैंने पहले भी शुरू में कहा कि जो 2013 में 2014 की स्पीचेस दी थी प्रधानमंत्री ने, लगभग उसका दोबारा से रिपीट किया उन्होंने। क्योंकि 2000 अगर 8 साल से आप सत्ता में हैं, कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, जैसे ये कह रहे हैं करप्शन सबसे ज्यादा हुआ। आलोक जी भी आरोप लगा रहे हैं कि जो विदेशी इनकी पार्टी में थे अब बीजेपी में आ गए, शुभेंद्र अधिकारी को दे दीजिए या किसी और को देख लीजिए जिनके ऊपर रेड हुए थे, उनके ऊपर क्या हुआ। और बोफोर का ही सवाल है, क्योंकि मैं इंडिया टुडे में जब तक पर हमने पहली बार ब्रेक स्टोरी की थी, बोफोर के अंदर आज भी 35 साल के बाद किसी एक व्यक्ति को सजा नहीं हुई। करप्शन एक पॉलिटिकल इश्यू है, हिंदुस्तान के अंदर करप्शन बना हुआ है। परंतु ये पॉलिटिकल नारा 2022 के लगा करके 2024 के लिए चलना, मेरे को सबसे बड़ी हैरानी कि प्रधानमंत्री के 70 स्पीचेस पढ़ने के बाद मेरे को लगता है ये पहली स्पीच है जिसके अंदर राष्ट्रवाद के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया। भारत इतना अच्छा है, अच्छी बात है। पहले हम लोग कभी विरासत की बात नहीं करते थे। कर्तव्यों को हमारे को बताया गया कि भारत के हर नागरिक को कर्तव्य करना। क्या पॉलिटिकल पार्टी भी अपना कर्तव्य कर रही है कि नहीं कर रही है? जिस तरह के पॉलिटिकल पार्टी अपना शान शौरत दिखाती हैं, आज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग देख लीजिए, एयर कंडीशन कोई जैसे शूटिंग हो रही है किसी 5 स्टार होटल की, उस तरह की मीटिंग होते हैं। जो अपना पार्टी जो अपनी दिखा रही है कि जो सिंपलिसिटी होना चाहिए, कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, आज पार्टियां भी कॉर्पोरेट नेचर की हो गई हैं, तो नारे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अपेक्षा कर रहा था कि प्रधानमंत्री जितनी आर्थिक प्रगति दिखाई है, आज जो आर्थिक मुद्दों पर बात करते, कश्मीर के ऊपर बात करते, चाइना के ऊपर बात करते और देश को एक एस्पिरेशनल इंडिया उन्होंने दिया, ठीक बात है। परंतु जो पहला नारा उन्होंने लगाया था, पहले आपके जा रहे थे, उन्होंने कहा था स्कैम इंडिया को मैं स्किल इंडिया में बदलना चाहता हूं। ये 2014 का उनका नारा था। आज उन्होंने स्कैम की बात की, परंतु स्किल इंडिया की तरफ कैसे ले जाएंगे कि आप नागरिकों अपना कर्तव्य निभाइए तो हम आगे जाकर के बढ़ेंगे। ये थोड़ा सा लगता है कि इन्होंने ये दिया है कि राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ना है, अपने आप को भारतीय कहो, गर्व से कहो हम भारतीय हैं, ये अपने आप को रिपीट करने की और गर्व से कहो हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हैं। ये जनता में एक संदेश उनका देने की कोशिश थी। सुधांशु जी से कमेंट मुझे लेने दीजिए इस पर। स्कैम इंडिया टू स्किल इंडिया। वैसे 8 साल में क्या 8 साल में किसी प्रकार का कोई स्कैम नजर नहीं आया। ये मेरे विचार से पिछले 50 वर्षों पहले 8 साल हैं जिसमें किसी भी प्रकार का कोई स्कैम नजर नहीं आया। क्योंकि पिछली बार हम 6 साल सत्ता में रहे थे, इसलिए वो सिर्फ 6 साल थे। इस बार हम 8 साल सत्ता में हैं, इसलिए ये है। और जो परिवर्तन की बात है, मैं आपको बात बताऊं, आज एक और बात थी जिसका उल्लेख उन्होंने अपनी स्पीच में किया। आज श्री अरविंदो की 150 वर्ष पूरे हुए। श्री अरविंदो ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था भारत एक महान संक्रमण काल से गुजर रहा है। जो संक्रमण काल 175 वर्ष का है, जब ये पूर्ण होगा तो भारत पूरी प्रखरता के साथ उठने लगेगा। और उसका उन्होंने प्रारंभ माना था स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जन्म से, जो 1836 में हुआ था। तो 175 साल 2011 में पूरे हुए। अब ये मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं कि 2012 के बाद भारत में क्या परिवर्तन आना शुरू हुआ और 10 वर्ष गुजरे हैं। इन 10 वर्षों में हमने क्या क्या देखा है, तो मुझे लगता है कि इस ढंग के जो सिद्ध महापुरुषों के वक्तव्य व्यर्थ नहीं जाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरफ आगे बढ़ने की सबसे बड़ी बात कही, यार सिर्फ राष्ट्रवाद का विषय नहीं है, हम स्वराज्य पालिए। परंतु लोकमान्य तिलक का स्वराज्य, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज्य में लिखा कि अगर हम राज पालेंगे और फिर ब्रिटेन की नकल बन जाएंगे तो यह स्वराज्य नहीं होगा। आज भी हम स्वराज्य पा गए हैं, पर स्वराज्य की मानसिकता अभी भी हमारे अंदर गुलामी की मानसिकता है, जिसका उल्लेख उन्होंने किया। और ये तभी तब तक नहीं सार्थक होगा, चाहे गांधी जी का हिंद स्वराज हो या लोकमान्य तिलक का पूर्ण स्वराज हो, जब तक हम गुलामी की मानसिकता से बाहर ना आए। और ये सब क्षेत्रों में बहुत गहराई से दिमाग में बैठी हुई है। इसलिए यह संकल्प है इस बात का। मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि हम कहते हैं हम आजाद हो गए ना, तो हो टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम।
हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान लें हम। तो आज की जो अगली लाइन है वो सबसे बड़ी चुनौती है, वेश वाणी तत्व दर्शन दूसरों का यह सभी ले, विकृति को हम ग्रहण करते निज प्रकृति को आज भूले, इस विदेशी नकल को अब अस्मिता क्या मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम। तो ये 75वां वर्ष था, इसलिए ये आगे सुधांशु जी, विदेशी नकल कौन कर रहा है देश में? बिल्कुल आपने कहा, बता रहा हूं आपको, बहुत सारी विदेशी मानसिकता। क्या जो हमारा ने भी कहा कि गुलामी का अंश रह गया है, क्या है गुलामी? बता रहा हूं, बहुत सारा अंश हो गया। आज प्रधानमंत्री के भाषण में आपने देखा, सबसे पहली बात उन्होंने कहा सैकड़ों वर्षों की गुलामी। इससे पहले हमसे सिर्फ कहा जाता था 150-200 वर्ष की गुलामी। मानसिकता यह है कि हम एक राष्ट्र के रूप में थे ही नहीं, हमारा जो था वो बाहर से आया, हमारे अंदर सिर्फ बुराई है, हमारे अंदर ग्लानि का भाव होना चाहिए। तब उन्होंने ये बात बताई कि ये सब विदेशी मानसिकता है, इस मानसिकता से बाहर आने की जरूरत है। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद के साथ वीर सावरकर का भी नाम लिया। सुधांशु जी, वो ठीक है डॉक्टर साहब, आप अच्छी बात कह रहे हैं कि हमारे गर्व होना चाहिए, बहुत सुधार हुआ है, बड़ी बात की है। जब आप विदेशी मानसिकता की बात करते हैं, मैं अभी कोट करना चाहता नहीं, आपके प्रधानमंत्री ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने, वाणिज्य मंत्री ने हर बार जब कोई रेटिंग इंडस्ट्री बाहर की देती कि हम अच्छे हैं तो बड़े अच्छे अपने आप को मानते हैं। जब कोई विदेशी अखबार लिखता है कि हिंदुस्तान अच्छा है, आपको विदेशियों से सर्टिफिकेट लेने में बहुत गर्व होता है। ये अपने लोगों से गर्व, आपके लोगों ने वोट दिया आपको, इतने सारे वोट कभी नहीं मिले। सुधांशु जी, इसका छोटा सा जवाब दे दें, उसके बाद आलोक जी, उसके बाद इंटरव्यू में मान्यवर आज आपने अच्छी बात कही, वीर सावरकर पर भी बोलिएगा, आज पीएम ने उनका भी नाम लिया है। देखिए, आपने अच्छी बात कही, तभी तो प्रधानमंत्री जी ने कहा आज रेटिंग एजेंसी बाहर की हैं, उनकी मान्यता है। उन्होंने कहा क्यों दूसरों के पैमाने होने चाहिए, हमारे अपने मानक भी होने चाहिए, इसीलिए इसको बदलने की आवश्यकता है। पर विदेश की मानसिकता वो होती है कि हम यह माने कि हमारे अंदर जो कुछ भी है, जैसे अब बताएं विदेश की मानसिकता और उसमें अंतर क्या है। ये जो एक शेर बोला जाता था, सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदोस्तां बनता गया, ये विदेशी मानसिकता है। हम कोई सराय नहीं थे कि आके लोग सेटल होते गए इसलिए हिंदुस्तान बना। स्वदेशी मानसिकता यह है कि हम विश्व की सभ्यता के सबसे बड़े प्रतीक थे, हिमालय के आंगन में प्रथम उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरकार। यह है स्वदेशी मानसिकता। और वीर सावरकर वाली बात मैं कहता हूं, वीर सावरकर इसी मानसिकता की बात करते थे। वीर सावरकर वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को स्वातंत्र्य समर कहा 1907 में, और यह प्रामाणिकता और चुनौती के साथ कहता हूं 1885 से 1907 तक कांग्रेस के जितने बड़े नेता थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, विमोश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, महादेव गोविंद रानाडे, किसी ने स्वातंत्र समर कहा हो, सबने सिपाही म्यूटनी, विद्रोह, 1857 का गदर कहा। तो स्वतंत्रता के स्व का भाव सबसे पहले वीर सावरकर ने उठाया, और एकमात्र वह क्रांतिकारी जिसे 2 जन्मों के कारावास की सजा हुई, बाकी कोई ऐसा नहीं है जिसको 2 जन्मों का। जवाब आलोक जी देंगे, लेकिन उससे पहले भाई भतीजावाद पर पीएम ने क्या कहा था वो बस सुना देते हैं अपने दर्शकों को, क्योंकि आज उन्होंने भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद पर सबसे प्रखर प्रहार किया, तो दोनों मुद्दों को जोड़ा भी उन्होंने एक तरह से। सुनिए। चर्चा मैं करना चाहता हूं भाई भतीजावाद। और जब मैं भाई भतीजावाद, परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है मैं सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र की बात करता हूं। जी नहीं, दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है, और उसके कारण मेरे देश की टैलेंट को नुकसान होता है, मेरे देश के सामर्थ्य को नुकसान होता है। जिनके पास अवसर की संभावनाएं हैं वो परिवारवाद, भाई भतीजे के बाद बाहर रह जाता है। भ्रष्टाचार का भी कारण ये भी एक बन जाता है, ताकि उसका कोई भाई भतीजे के कार्य आसरा नहीं है तो लगता है चलो भाई कहीं से खरीद करके के जगह बना लो। इस परिवारवाद से, भाई भतीजावाद से हमें हर संस्थाओं में एक नफरत पैदा करनी पड़ी होगी, जागरूकता पैदा करनी होगी, तब हम हमारी संस्थाओं को बचा पाएंगे। संस्थाओं के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार से राजनीति में भी परिवारवाद ने देश के सामर्थ्य को सबसे सारा अन्याय किया है।
परिवारवादी राजनीति परिवार की भलाई के लिए होती है, उसको देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं होता है। और इसलिए लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे के आन बान शान के नीचे भारत के संविधान का स्मरण करते हुए मैं देशवासियों को खुले मन से कहना चाहता हूं, आइए हिंदुस्तान के राजनीति के शुद्धिकरण के लिए भी, हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं के शुद्धिकरण के लिए भी हमें देश को इस परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति दिला करके योग्यता के आधार पर देश को आगे ले जाने की ओर बढ़ना होगा। यह अनिवार्यता है, वरना हर किसी का मन कुंठित रहता है कि मैं उसके लिए योग्य था, मुझे नहीं मिला क्योंकि मेरा कोई चाचा, मामा, पिता, दादा, दादी, नाना, नानी कोई वहां थे नहीं। ये मनस्थिति किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं। मेरे देश के नौजवानों, मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके सपनों के लिए, मैं भाई भतीजावाद के खिलाफ लड़ाई में आपका साथ चाहता हूं। परिवारवादी राजनीति के खिलाफ लड़ाई में मैं आपका साथ चाहता हूं। ये संवैधानिक जिम्मेवारी मानता हूं मैं, ये लोकतंत्र की जिम्मेवारी मानता हूं मैं, ये लाल किले के प्राचीर से कही गई बात की ताकत में मानता हूं। देश का साथ मांगा आज प्रधानमंत्री ने इस मंच से। कहा, भ्रष्टाचार के, भाई भतीजावाद के मुद्दे पर मुझे आपकी सहायता चाहिए, आपका साथ चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपना भाषण 83 मिनट्स यानी 1 घंटा 23 मिनट का दिया है। पिछली बार उन्होंने अपना भाषण 88 मिनट का यानी 1 घंटा 28 मिनट का दिया था। प्रधानमंत्री ने आज सबसे ज्यादा जिन शब्दों का जिक्र किया है उसमें अमृत महोत्सव है। अमृत काल 32 बार प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने भारत शब्द का 31 बार प्रयोग किया। संकल्प तीसरे नंबर पर था, जब 26 बार उन्होंने संकल्प शब्द का प्रयोग किया, चाहे वो महिलाओं के सम्मान का मुद्दा हो, चाहे उनके प्रण का जिनका उन्होंने जिक्र किया, या फिर उन्होंने आज बात की है भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद के खिलाफ। उन्होंने देश को संकल्प लेने के लिए 26 बार आह्वान किया है। 75 सालों का सपनों का जिक्र उन्होंने 24 बार किया है। दुनिया का जिक्र उन्होंने 23 बार किया। क्षमता, कैपेबिलिटी, भारत की क्षमता का 22 बार जिक्र किया है। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, आजादी, तीनों का ही 17 बार उन्होंने जिक्र किया है। चाहे करप्शन हो, नेपोटिज्म हो या फिर आजादी हो, 17 बार उन्होंने जिक्र किया है। महिला, गर्व, इन शब्दों का 16 बार उन्होंने प्रयोग किया है। 130 करोड़ जनता का जो सिटीजन ड्यूटी है यानी उनका जो कर्तव्य है नागरिकों का, उसका 15 बार उन्होंने जिक्र किया है। इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा अमृत महोत्सव का जिक्र किया, भारत का जिक्र किया, संकल्प का किया, तो भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार का किया। देखिए 14 में भी आप समझाते रहे देश को, समझा न सके, क्या 24 में भी यूं ही समझाते रह जाएंगे? समझा न सकेंगे, क्योंकि जो नोटों, गुलाबी नोटों की गड्डियां पार्थ चैटर्जी से मिली हैं आलोक जी, उससे पूरी सरकार को विपक्ष के खिलाफ एक प्रबल प्रहार करने का तरीका मिल गया है। वो तस्वीरें लोगों के जहन में रहेंगी और इसी की बिसात पर 24 का उनका नैरेटिव बनेगा। देखिए, मुझे लगता है ताबूत घोटाले से लेकर और वर्तमान में पेगासस और राफेल तक लंबी लिस्ट, लेकिन आज का समय वो नहीं। पार्थ चैटर्जी ने अगर गलत किया है वो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन हम तो बीजेपी से एक एफिडेविट मांगते हैं, पार्थ चैटर्जी बीजेपी ना ज्वाइन कर लें कहीं। खैर, उस पर फिर चर्चा करेंगे। आज बात आई आत्मनिर्भर भारत की। पिछले 1 साल में चाइना से 67% इंपोर्ट बढ़ गया, घर घर में चीन का झंडा पहुंचा दिया और आत्मनिर्भर पर ज्ञान पेला जा रहा है। 100 अरब के करीब चाइना से बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव हो गया। जिस तरह से 10 लाख के करीब लोगों ने अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया और जमीन से जुड़ने की बात की जा रही है। मोदी साहब ने लाल किले की प्राचीर से जितने वक्तव्य दिए, समझ लीजिए देश में उसका उल्टा हो रहा है, और मेरे पास उसके सारे प्रमाण रखे हुए। जय जवान की बात करते हैं, अग्निपथ लाकर जवानों का जिस तरह से निरादर किया है। जय किसान की बात करते हैं, 3 काले कानून पर मुंह की खानी पड़ी। जय अनुसंधान की बात करते हैं, सारा रिसर्च का पैसा घटा दिया। आर्थिक विकास की बात करते हैं, विकासशील देश से भी हम पीछे हट गए। अब 2047 का सपना लेकर बैठे रहिए आप। 1000 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गए 8 साल के अंदर। मोदी साहब, AICT से उसकी लिस्ट मंगवा लीजिए कौन कौन से कॉलेज बंद हुए हैं। आप किस तरह से बेरोजगारी के ऊपर, महंगाई के ऊपर एक शब्द नहीं बोलते। आप कहते हैं आखिरी व्यक्ति पंक्ति में जो बैठा हुआ है।
अरे 1100 रुपए के सिलेंडर में वो कहां गई आपकी मुद्रा योजना और तमाम योजनाएं? एक का भी जिक्र नहीं है। स्टार्टअप इंडिया, मेकअप इंडिया, बैठअप इंडिया, लेटअप इंडिया, उठअप इंडिया, और इकोनॉमी रेंगअप इंडिया हो गई है। इकोनॉमी रेंग रही है मोदी साहब, उसको संभाल लीजिए। पर्यावरण की बात करते हैं आप। 2014 में 3 शहर ऐसे थे जो मोस्ट पॉल्यूटेड थे 10 में से, आज 8 हैं मोदी साहब। पर्यावरण की बात आप करेंगे? आपका गवर्नेंस का मॉडल पूरी तरह से फेल हो चुका है। मोदी साहब हमें केवल ये बता दीजिए कि 2027 में 2047 के अब कौन कौन से सपने हैं, उसकी लिस्ट भी देश को दे दीजिए कि रात को जब सोएं तो मोदी साहब के फोटो के साथ उस सपनों को पूरों को पढ़ लें। नारी शक्ति की बात करते हैं। दिल्ली देश की राजधानी है। 4 दिन पहले एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं, उसके अंदर 6 रेप पर डे हैं, हाईएस्ट है पिछले 50 साल के अंदर। आप ही के मंत्री थे ना जो रेप कैपिटल कहते थे दिल्ली को, निर्भया केस के बाद। आज क्या हो गया है मोदी साहब? दिल्ली रेप कैपिटल आज बनती जा रही है। आपका कानून व्यवस्था है वहां पर। महिला सम्मान की बात करते हैं। आपको सोचना होगा कि आपकी 8 साल से सरकार है, लोकसभा में आपका पूर्ण बहुमत है, वुमेन रिजर्वेशन बिल को क्यों नहीं पास कराते आप? महिलाओं को सम्मान दीजिए ना, कौन मना कर रहा है? उज्ज्वला योजना में सस्ता कीजिए ना सिलेंडर को, महिलाओं की आंखों के आंसू पहुंचिए ना। नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपको तो दूध पर, मक्खन पर, घी पर, उस पर टैक्स लगाना है। 84% बच्चे मॉल न्यूट्रिशन में हैं। मोदी साहब, आप ही की नीति आयोग की रिपोर्ट है। आप टीम इंडिया की बात करते हैं। आज तमाम विपक्ष के मुख्यमंत्री आपको कोस रहे हैं, यहां तक कि नीति आयोग की बैठक तक में शामिल नहीं हो रहे हैं। आप टीम इंडिया की बात करते हैं। हाँ। चुनी हुई 10-12 सरकारों को आपने गिरा दिया, पैसे के दम पर, ईडी के दम पर। आप गुलामी से बाहर निकलने की बात करते हैं। पूरे देश को आपने संवैधानिक संस्थाओं को गुलाम बनाकर बांधकर रस्सी में छोड़ दिया आप लोग। हाँ। मुझे लगता है कि मोदी साहब अब समय आ गया है, देश की जनता अब आपको पहचान गई है। ईडी सीबीआई पर कांग्रेस कह रही है नए नए परिधान और नए नए भाषण और नए नए सपने। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा सीबीआई के लिए? सुप्रीम कोर्ट ने तो क्या क्या अब भी कहा है। कौन सी सरकारें हैं? अरे भाई मुझे केवल ये बता जो इस्तेमाल नहीं करती, मुझे कौन सी सरकार है? आपकी सरकार नहीं है। मुझे केवल ये बता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तोता है, बिल्कुल तोता कहा था, और हमने उन मंत्रियों को सस्पेंड तक किया जिनके कारण कहा गया। लेकिन मुझे केवल ये बताइए, 1 मिनट अंतिम बात कहना चाहूंगा। सीबीआई के डायरेक्टर को, जिसने राफेल के अंदर एफआईआर करनी चाहिए, उसको आज तक पेंशन नहीं मिल रही है। सीबीआई के कार्यालय को रात को 2 बजे दिल्ली पुलिस जाकर घेर लेती है। इसके ऊपर किसी ने कुछ नहीं बोला। मोदी साहब, अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि आपने देश को कहां पहुंचा दिया है। आप कहते हैं एकता और अखंडता की बात, ठीक है, गोली मारकर आप एकता और अखंडता करेंगे। जल्दी से कमेंट दे दीजिए। गोली मारने वाले लोग आपके यहाँ पर, रामजादे और दूसरा शब्द इस्तेमाल करने वाले लोग आपके यहाँ पर मंत्रिमंडल पाते हैं। आपके मंत्रियों को कोट कर रहे हैं जिनके बयानों ने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ा है। सीबीआई ईडी का बेजा इस्तेमाल आप करते हैं, केसेस बंद हो जाते हैं, बस आपकी पार्टी में कोई शामिल हो जाए विपक्षी। यानी आप थ्रेटनिंग टूल के तौर पर, डराने धमकाने के हथियार के तौर पर सीबीआई ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, जो कुछ आलोक जी ने बोला दिखा अमृत काल में कितना विष भरा हुआ है कि आज के दिन भी सिर्फ मोदी जी की अनर्गल आलोचना के अलावा कुछ भी ना। अनर्गल क्यों कह रहा हूं, अब मैं सिर्फ फैक्ट गिनाता हूं। अभी पिछले वक्तव्य में कहे 50 साल की सबसे बुरी अर्थव्यवस्था है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आज की डेट में चेक कर लीजिए, 2022 में बैठे 1972 में रेट ऑफ ग्रोथ -0.55। सब पुराने लोग बैठे हैं। 1973-74 में 26% रेट ऑफ इन्फ्लेशन, 18% रेट ऑफ इन्फ्लेशन। 1991 में 2 बार रुपए का अवमूल्यन, सोना गिरवी रखा गया, प्रचंड बेरोजगारी। यह फैक्ट है और आज ये बोल रहे हैं। सपनों की बात